अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन 2024 मैराथन ट्रांसमिशन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। इंतखाबात हो गए हैं, नताइज भी आ गए हैं और कुछ चैलेंजेस भी अब तमाम सियासी पार्टीज को दरकार हैं। प्री इलेक्शन में क्या क्या हुआ नाज़रीन, वो सब आपसे शेयर किया। इलेक्शन के बाद अब पोस्ट इलेक्शन चल रहे हैं, इंतखाबात का जोड़ तोड़ चल रहा है। सियासी जमातें जो एक दूसरे से इख्तलाफात रखती थी अब वो आमने सामने और एक साथ बैठ रही हैं, बात कर रही हैं, क्योंकि अब हुकूमत बनाने का वक्त आ गया। लेकिन यहां देखना यह होगा कि हुकूमत कौन बनाता है और हुकूमत आती किसकी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, तो ये लोग मिल बैठ रहे हैं, सियासी रहनुमा भी आपस में बात कर रहे हैं, इनके वक्त भी एक दूसरे से मुलाकात की गई है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अब्बास, इस्लामाबाद से अफजल जावेद, पेशावर से कामरान अली और अजीम शहजाद फैसलाबाद से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सफदर अब्बास की जानिब। सफदर, यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी जीत भी गई है और अब इन्हीं की कहते हैं ना हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की ही आने वाली है। बलूचिस्तान में भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीट्स जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी की हैं और वहां पर भी हुकूमत बनाने के दावेदार तो है, लेकिन कराची की स्पेशली सिंध की क्या सूरत हाल है ये बताइएगा। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ अव्वल नंबर पर है। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत साजी के लिए किसी और पार्टी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टॉप नशिस्तों के साथ जो है वो सिंध में हुकूमत बनाती रही है और इस बार भी इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर यह मौका मिला है कि वह सिंध में भी हुकूमत अपनी बना सकेगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कराची, जिसको माशी हब कहा जाता है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, चाहे सियासत हो या मईशत, कराची की अहमियत अपनी जगह मौजूद रहती है। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो खासतौर पर यहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो कराची के शहरी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर उन्होंने सेलेक्ट किया इसी हवाले से कि अब कराची में जो माजी में गलतियाँ की गई थी अब वो नहीं ऐसा होगा, बल्कि जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कराची में बिजली गैस पानी के मसाइल, टूटी फूटी सड़कें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, उसके ऊपर अब तवज्जो दी जाएगी। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक दफ़ा फिर ना सिर्फ सिंध में हुकूमत बनाएगी बल्कि कराची भी उसी के पास होगा। तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्तहकम पोजीशन में जो सिंध में हुकूमत साजी कर सकेगी। ठीक है सफदर, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो गई, हुकूमत भी वही बना सकेगी, उनके लिए वजीर आला के लिए भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एमक्यूएम की क्या पोजीशन है? मतलब उन्होंने 28 सीटें भारत जीत ही ली हैं, लेकिन पोजीशन इस वक्त कहाँ है? क्या वो दोबारा किसी में साथ मिल जाएंगे या पीपल्स पार्टी के साथ? क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्शन से पहले की, तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ये भी एक दूसरे के बहुत मुखालिफ थे, आमने सामने थे, लफ्जी गोलाबारी इनकी भी जा रही थी कि अब ये दोनों मिल बैठेंगे एक साथ। देखिए, ऐसा गालिब इम्कान तो हो सकता है कि एमक्यूएम भी जो है वो वज़ीर आला के लिए अपनी जो है वो भागदौड़ तेज़ कर सकती है। आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ से जो है वो 14, इसके अलावा 2 जमात इस्लामी की नशिस्तें, इसके अलावा जेडीए की भी 2 नशिस्तें शामिल हैं। तो कहा जा सकता है कि एमक्यूएम भी जो है वो हुकूमत साजी के लिए कुछ पेशकश कर सकती है, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दस्तबरदार होगी, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ टॉप पर है। तो बिल्कुल ऐसा फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा कि वो सिंध में या कराची में भी जो है वो वजीर आला के लिए सिंध में किसी और दूसरी पार्टी को अपने मद्दे मुकाबिल आने दे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताइए, काफी बातें की जा रही थी, इन्होंने कहा था कि हम दोबारा से इंतखाबात के केसेस को देखेंगे, सीट्स नहीं मिली जिन जिन हलकों से, उस पर भी बात की जाएगी। सफदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, आप बताएं इस वक्त क्या सिचुएशन है? हाँ जी, देखिए इस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो ओवरऑल 257 जो कौमी असम्बली के हलकों से जो है अब तक इंतखाबी नताइज जो है वो जारी कर दिए गए, जिसमें अब तक जो है कौमी असम्बली के 102 आज़ाद उम्मीदवार जो है अपनी कामयाबी से लेकर सबसे आगे पोजीशन पर है। उसके अलावा अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो अब तक कौमी असम्बली में उनकी 73 नशिस्त है और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है इस वक्त 54 नशिस्तों के साथ वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। इस जो जोड़ तोड़ का जो सिलसिला तो जारी है और गुज़िश्ता रोज़ भी जब ये मुलाकात हुई पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के दौरान, तो उसमें भी कोई चीज़ अभी तक वाजे नहीं हो सकी है, क्योंकि जो मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में वज़ारत उज़्मा के लिए जो मांगा गया है मुस्लिम लीग नून की क़यादत की से, तो अब तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। और आज भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान दोबारा भी मुलाकातें होंगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जो है जो खासतौर पर जो इस्लामाबाद के हल्कों को चैलेंज किया गया है जो PTI के हमारे याफ्ता उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से, तो उस पर भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है आज समातें होंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है, शुएब शाहीन जो NA 47 से उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को जो है कामयाब करार दिया गया था, वो अब से कुछ लम्हे कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके। इसके अलावा NA 46 से जो है आमिर मुगल जो है उनको भी शिकस्त हुई थी। उसके अलावा NA 48 से अली बुखारी एडवोकेट जो है उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये तमाम शख्सियात जो है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो इन्होंने चैलेंज किया है मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी को, उस हवाले से भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समाअत करेगा। अब देखना ही होगा कि उस समाअत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या जो है हुक्मनामा जो है वो जारी किया जाता है। जी ठीक है, अफजल जावेद साथ रहिएगा। रुक कर लेंगे फैसलाबाद में, अजीम शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम, फैसलाबाद की क्या सिचुएशन है वो आगाह कीजिएगा। सियासी जोड़ तोड़ तो चल रहा है, क्या फैसलाबाद में इसका इम्पैक्ट आ रहा है कुछ? अजीम शहजाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजीम शहजाद से एक बार फिर से राबता करेंगे, टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनको आवाज़ नहीं आ रही है। रुक कर लेते हैं कामरान अली की जानिब। कामरान, आप बताइएगा पेशावर की KPK की इस वक्त क्या सिचुएशन है? बताया ये जा रहा है कि सियासी जोड़ तोड़ तो वहाँ भी जारी है, कौन कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं अब तक? देखिए, पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कोई मुलाकात जो वो सामने नहीं आई, अगरचे हाथ के लिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन अगर देख ले तो काफी वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 113 नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात हो चुके, जिसमें से 112 के नताइज आ चुके, जबकि एक पर के नताइज जो वो रोक दिए गए हैं। ओवरऑल अगर बात कर ले तो मजमूई तौर पर 90 जो आजाद उम्मीदवार है वो कामयाब हो चुके, लेकिन इन के हिमायती आफ्ता जो उम्मीदवार है वो कामयाब हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पर JUI 7 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके, जबकि मुस्लिम लीग नून 5 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी है। तो बाकी जमातों को अगर हम देख ले तो वो हुकूमत बनाने के पोजीशन में हमें नजर नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए 72 सीटें जो वो दरकार होती है, लेकिन मखसूस नशिस्तें शामिल कर ले और माइनॉरिटी रिजर्व और खवातीन रिजर्व, तो तकरीबन PTI की जो नशिस्तें अगर किसी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेती है तो इनकी नशिस्तें 110 पर चली जाएगी। राब्ता कर लिया गया है और जमात इस्लामी ने इसकी तस्दीक भी कर दी कि PTI ने इत्तेहाद के लिए राब्ता किया, लेकिन उन्होंने ये मुतालबा किया कि बाकायदा तौर पर जो है वो राब्ता किया जाए, तो उसके बाद इस मामले पर जो है वो गौर किया जा सकता है। और आज भी PTI की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबरान है उनका इजलास जो है वो तलब किया गया है और उसमें असद कैसर, तैमूर सलीम जगड़ा, इसी तरह बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा के PTI के रुकन है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में अब इस बात पर गौर की जा रही है कि वजीर आला कौन होगा, तो उस हवाले से जो नाम गौर किया जा रहा है। कामरान, आपसे जानेंगे कि इस बात ये कौन कौन सा वजीर आलम होंगे और किसके नामों पे गौर किया जा रहा है और इस भाग दौड़ में संभालेगा कौन, क्या करेगा। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं सलीम शेख की जानिब। सलीम, इंतखाबात तो हो गए हैं, PTI लेकिन दावा कर रही है कि पंजाब में भी वही हुकूमत बनाएंगे। वो ये दावा कर रहे हैं कि मरकज यानी कि वफाक में भी उन्हीं की हुकूमत बनेगी। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, PMLN की, तो इनकी मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन PTI ने अभी कोई अहम मुलाकात भी नहीं की है। यकीनी तौर पर किसी के साथ उनको मुलाकात करनी होगी या किसी को उनके साथ कोई शामिल होगा, तो क्या करेंगे फिर? उनका आगे का लाया अमल क्या है PTI वालों का? जी देखिए, अभी तक लाया अमल जो है वो नहीं बताया उनकी तरफ से, और ये भी नहीं बताया कि वो हुकूमत कैसे करेंगे। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उनके पास ये
एक आईनी और कानूनी मसला है कि वो उनको किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा और पार्टी वो ज्वाइन कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार लिखे थे, लेकिन उनको निशान नहीं मिल सका, इसलिए वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। अब ये आईनी और कानूनी बहरान जो है वो पीटीआई के लिए पैदा हो चुका है कि अब वो अगर हुकूमत साजी के लिए जाते हैं तो वो किस तरह जाते हैं और उनको आइन और कानून है वो किस तरह रास्ता फराहम करता है। पहले तो उनको एक पार्टी में जाना पड़ेगा और शायद वो इस तरह इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी पार्टी में जा नहीं सकते। अगर वो चले जाते हैं तो फिर देखना यह है कि उनके साथ कौन सी पार्टी जो है वो इल्हाक करती है या उनके साथ जो है वो आती है और उसके साथ जो है वो फिर हुकूमत साजी में जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है वो यही है कि पीपल्स पार्टी के साथ अगर वो जाते हैं तो फिर उनको पीपल्स पार्टी के साथ या तो मर्ज होना पड़ेगा या फिर उनको उनकी हमायत करनी पड़ेगी और फिर पीपल्स पार्टी इस सूरत में जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ये टू अर्ली है कि बताया जाए कि पीटीआई के जो तमाम की तमाम पार्टी के तौर पे वो जो है किसी जमात के साथ मिले और वो हुकूमत बनाए। लेकिन इसके साथ साथ और भी बातें जो है वो बड़ी अहम जा रही है कि अब मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो आज एमकेएम के वफद ने तकरीबन 11:30 बजे जो है वो जाती उमरा में मुलाकात करनी है और इस मुलाकात में जो है वो इस फारूक सतार होंगे और खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे और इसी तरह कामरान कसूरी होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दीगर रहनुमा भी मौजूद होंगे। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, जैसे हमने पहले भी अपने नाज़रीन को बताया इससे कि ये जो मुलाकात है इसमें सिर्फ जो है वो कुछ SOPs तय होने हैं। ये माजी में तय हो चुका है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून का साथ देना है और इसके बाद जो है वो आजाद उम्मीदवारों के साथ भी जो है मुस्लिम लीग नून राब्ते में है और शहबाज शरीफ जो है वो गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ से मुलाकात करके आजाद उम्मीदवारों के हवाले से जो है सलीम, ये आज अहम मुलाकात तो होनी है पीपल्स पार्टी की, एमकेएम और हम बात करें नून लीग की, तो इन लोगों के सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला तो शायद इलेक्शन से पहले का ही जारी है। पीटीआई के पास अगर वो ना मिलना चाहें पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, तो फिर तीसरा कोई ऑप्शन मौजूद है? जी देखिए, पीटीआई के पास जो है वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई को अभी ये भी नहीं पता कि उन्होंने किसी के साथ मिलना है, तो उनके जो रिजर्व सीटें हैं खवातीन की और क्योंकि वो किस तरह और कैसे मिलेंगी, इसकी वजह यही है कि वो बतौर पार्टी नहीं है। और अगर वो किसी एक छोटी सी पार्टी के साथ भी इलाहा करके उसके साथ मिल भी जाते हैं तो फिर भी जो है वो उनके पास हुकूमत बनाने की वो पोजीशन में नहीं है। गौर साहब जो है वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 150 जो है वो अराकीन की तादाद मौजूद है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो 90 के करीब जो है उनके अराकीन जो है वो कौमी असम्बली में जीते हैं, जो कि पीटीआई के आजाद उम्मीदवार के तौर पर है। क्योंकि आजाद उम्मीदवार टोटल जो जीते हैं उनकी तादाद जो है वो 100 के करीब है, उनमें से 10 के करीब जो है वो मुस्लिम लीग नून या दीगर वाकई आजाद उम्मीदवार हैं वो हैं। तो लिहाजा जो है 90 में जो है वो हुकूमत नहीं बना सकते। और इसी तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। और इसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी है, उसके पास जो है 54 अराकीन की तादाद मौजूद है। अब देखना यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है वो क्या करते हैं कि पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ मिलाते हैं, तो फिर वो कोई ऐसी बारगेनिंग पोजीशन में आ सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को कहें कि जी हमारे पास इस वक्त जो नंबर गेम है वो ज्यादा है, तो लिहाजा आप जो है वो वज़ारत उस्मा की सीट हमें दें और बाकी मामला जो है वो फिर मिल बैठ कर तय करते हैं। लेकिन अभी जो है ये तमाम चीजें जो है वो स्पेकुलेशन है, इसका फैसला जो है वो आइंदा आने वाले 1-2 रोज में हो जाएगा कि ठीक है, आपने सही नहीं बताया, 1-2 रोज में इसका फैसला तो हो जाएगा, लेकिन कोई टाइम ड्यूरेशन आइन में कोई इस तरह का पीरियड बताया गया है कि इतने वक्त में पूरा मामला हो जाए या इससे ज्यादा हुआ तो फिर इस तरह के मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा सवालात आजाद उम्मीदवारों पर उठ रहे हैं या पीटीआई पे उठ रहे हैं, तो पीटीआई के लिए अगर उनके आजाद उम्मीदवार हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन टाइम पीरियड है कि 3 दिन 1 हफ्ता, कितने टाइम में वो किसी पार्टी के साथ मिल सकते हैं? सलीम शेख, आपने मेरा सवाल सुना है अभी?
सलीम शेख से बात करेंगे, रुक कर लेते हैं सक्खर का, जहां पे आगा यावर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आगा यावर, सक्खर की क्या पोजीशन है? वहां पे भी कोई सियासी जोड़ तोड़ चल रहा है क्या? कोई मुलाकात, कोई अहम मुलाकात? जी, सक्खर में इस वक्त सूरत ये है कि पीपल्स पार्टी ने 4 सूबाई की और 2 कौमी की जो सीटें जीती हैं, उससे तो जो यहाँ के जो अहम रहनुमा हैं, सैयद नासिर शाह जो सूबाई रहनुमा है और सैयद फौसी शाह जो कौमी असम्बली में इससे पहले जो अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, वो फिल वक्त इस शहर में ही मौजूद हैं। और हुकूमत साजी का जो मरहला है वो ज्यादातर कराची और इस्लामाबाद की जानिब है। लेकिन सक्खर में एक और नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, क्योंकि जीडीए ने यहाँ पर कल से एक एहतजाज का दायरा शुरू कर दिया और उन्होंने अपने एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है कि उन्होंने कल से यहाँ पर शहर की मेन सड़क बंद करके एक एहतजाजी धरना दिया और उनका यही मुतालबा था कि उनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें धांधली से हराया गया है। और इस सिलसिले में जीडीए के जो कॉन्टेस्ट करने वाले उम्मीदवार थे उसमें 3 उम्मीदवार इनके साथ थे, जिसमें PS-22 के मुबीन बुल्लो और PS-23 के फकीर इनायत बुल्लो और PS-25 के अमीर महर, जबकि PS-24 के मुबीन जतोई जो आजाद उम्मीदवार थे और जीडीए की और जेयूआई की उन्हें हिमायत हासिल थी, वो इस एहतजाज में शरीक नहीं थे। और इसके अलावा इनकी कोलिशन पार्टीज MQM भी इस एहतजाज में शरीक नहीं थी। तो कल से जो ये एहतजाजी धरना शुरू किया गया उससे शहर में बड़ी बदनजमी पैदा हुई, 2 तरफा ट्रैफिक बंद कर दी गई, शहरियों को आमतरफ में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई थी, जिसमें आंसू गैस और डंडा बरदार फोर्स भी थी। और पुलिस को ये ऑर्डर थे कि अगर किसी भी तरह की कोई भी मुमकिन सूरत हाल पैदा होती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो वो तमाम ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। और हमने देखा कि जो कल जेयूआई के रहनुमा नासिर महमूद और ठीक है वो जो अपने ठीक है यावर, आपकी आवाज अब हम तक नहीं आ रही है, साथ ही रहिएगा। रुक कर लेते हैं हैदराबाद, जहां पे वसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, हैदराबाद में क्या चल रहा है इस वक्त? हैदराबाद की सिचुएशन से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्का NA 262, NA 62, NA 219, PS 63, PS 64 और PS 65 पर धांधली का इल्जाम लगाया गया। और परसों रात ही जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे इन हलकों के, उन्होंने हैदराबाद बाईपास पर धरना दे दिया था। खासी देर वहां पे ट्रैफिक मुअत्तल रही। इसके अलावा जो PTI के आजाद उम्मीदवारों की जानिब से भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता रोज यहाँ पे जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज का ऐलान किया था। ताहम उनके वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई थी, जिसके बाइस उन्होंने ये एहतजाज जो है उसको मुलतवी कर दिया था। अगर हम सियासी सूरत हाल की हैदराबाद में बात करें तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, हैदराबाद में MQM इस वक्त अपनी पार्टी सीटों की पोजीशन के हवाले से सरे फहरिस्त है। कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें उनके पास हैं, जबकि हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के 2 बड़े प्लेयर्स जो हैं वो भी इस मरतबा सूबाई असम्बली में कामयाब हुए हैं, जिनमें शर्जील इनाम मेमन जो साबिक सूबाई वज़ीर खान हैदराबाद से आपने हमें आगाह किया। रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जो अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, PTI पे बात हो रही है, आजाद उम्मीदवारों पर बात हो रही है। बैरिस्टर गौहर ने कल रात कहा कि हम पंजाब में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे और हम वफाक में भी अपनी ही हुकूमत बनाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है PTI के लिए? जी देखिए, जो इलेक्शन एक्ट का कानून कहता है उसमें कौमी असम्बली में जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है हुकूमत बनाने के लिए अपनी नुमाइंदगी दिखानी जरूरत है, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत से जो है कौमी असम्बली के इलेक्शन में जो हिस्सा लिया था, और अब तक जो है 100+ से जो जाहिद उनके उम्मीदवारों ने मुल्क भर में होने वाले इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्तों में कामयाबी तो हासिल कर ली है। लेकिन अब उनके लिए बड़ा सवाल यह होगा कि वो किस जमात में शमूलियत इख्तियार करके अपनी हुकूमत साजी बनाने की कोशिश शुरू कर सकती है। और इस हवाले से जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितने भी आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास जो है नहीं तलब
कर लिया जाता हुकूमत साजी की तश्कील के लिए वज़ारत उज़्मा के चुनाव के हवाले से, तो तब तक जो है PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के पास ये मौका है कि वो किस पॉलिटिकल जमात में अपना शमूलियत इख्तियार करती है और एक रजिस्टर्ड सियासी जमात की हैसियत से इस तमाम जो इलेक्शन प्रोसेस है, चाहे वो हुकूमत साजी के हवाले से है, चाहे वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ के हवाले से है, उन तमाम प्रोसीडिंग में वो हिस्सा लेता है। तो अभी देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको क्या हिदायत मिलती है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत करेगी और किस पॉलिटिकल पार्टी की बेस पर जो है वो कौमी असम्बली में जो है अपनी नुमाइंदगी करेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो PTI के हवाले से जो फैसला किया गया उसके बाद PTI को जो है इंतखाबी निशान बल्ला भी लॉट नहीं किया गया और तमाम उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान के जरिए इलेक्शन लड़ाया गया और बड़ी तादाद में उन आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी तो हासिल कर ली। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो PTI के चेयरमैन बेशक गौहर अली, कल उन्होंने ये बात अभी तक बिल्कुल वाज़ेह नहीं की कि वो कल किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना इंतखाब करेंगे और PTI के जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर जो है कौमी असम्बली में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। अब आने वाले दिनों में यह हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस हवाले से क्या जो है फैसला करती है और किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर PTI तहरीक इंसाफ उनके आज़ाद उम्मीदवार किस तरफ जाते हैं और उनका आगे का लाएअमल क्या होगा। हमारे साथ रहिएगा अफजल जावेद। रुक कर लेते हैं कराची का। सफदर, कराची में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है आज MQM की जानिब से। 8 साल बाद वो हुकूमत में दोबारा वापस आ रहे हैं, इतनी सीटें उन्होंने जीतनी है। क्या कोई अपडेट्स हैं आप इस हवाले से आपके पास? आज बिल्कुल आज MQM पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन में नुमाया कामयाबी के बाद जो में तशक्कुर का ऐलान किया गया है। पार्टी कारकुनों को कहा गया है कि वो आज वो जिना ग्राउंड में आए जहाँ पर न सिर्फ यौम तशक्कुर मनाया जाएगा, मुल्क कौम के लिए दुआएं की जाएंगी, बल्कि वहाँ पे जो है वो महफिल का इनेकाद भी किया जाएगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि तमाम कारकुन जो है वो जिना ग्राउंड पहुँचना शुरू हो जाएंगे अब से कुछ देर बाद। और ये भी कहा जा रहा है कि MQM ने जो है वो काफ़ी अरसे के बाद कराची में वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कौमी असम्बली में भी 17 सीट्स MQM जीतने में कामयाब हुई है। जबकि सिंध की बात कर ली जाए तो सिंध से भी MQM ने 28 सीटों पर मैदान मारा है। तो इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान की जानिब से आज यौम तशक्कुर का ऐलान किया गया है। MQM की जानिब से आज यौम तशक्कुर का ऐलान किया गया है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कामरान अली। कामरान, आपने ही कल ये बात बताई थी कि अहम मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। PTI के अंदर क्या चल रहा है और PTI में इजलास होने वाला है, ये भी सब आपने बताया। आजाद उम्मीदवारों के बारे में भी आपने आगाह किया। आज क्या आपके पास ताजा तरीन अपडेट्स होंगी? देखिए, ताज़ा 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ANP को जो शिकस्त हुई है उसी हवाले से उन्होंने आज इजलास तलब किया और तमाम उम्मीदवारों को तलब किया गया है कि वो वजूहात बता दे कि क्यों इतनी बुरी तरह वो नाकाम हुए। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से कबल वो ये दावा कर रहे थे कि हुकूमत बनाएंगे और वज़ीर आला ANP से होगा, लेकिन अब सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी मिल चुकी है और वो भी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो सबसे पहले ANP का इजलास है, दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा, इसी हवाले से आज PTI ने भी पेशावर में इजलास तलब कर लिया है और मुख्तलिफ नाम जो है वो ज़ेर गौर लाए जाएंगे। सबसे पहले एबटाबाद से जो है मुश्ताक गनी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर भी है, इसी तरह साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और असद कैसर के भाई आकिब का नाम ज़ेर गौर आएगा। चूंकि पेशावर से तैमूर सलीम झगड़ा का नाम भी वज़ीर आला के लिए ज़ेर गौर था, लेकिन PK-79 से जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे थे वो अपनी नशिस्त पर जो है वो अब हार चुके हैं और उन्होंने अगरचे अपने जो नताइज है वो चैलेंज कर दिए हैं, लेकिन अब फिलहाल उनका नाम ज़ेर गौर नहीं है क्योंकि वो अपना सीट जीतने के बाद जो उनका नाम ज़ेर गौर लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल भर में जारी है कामरान, एहतजाज मुल्क भर में जारी है। APP और PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक वो कहां पर हैं इस वक्त? देखिए उनकी जानिब से इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का जरूर जो है वो इजहार किया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो साबिक वज़ीर आला महमूद खान थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनका कल एक बयान आया था और वो यही था कि एहतजाज तो नहीं कर रहे पर उनका अपने वोटर पर गम और गुस्सा और इसी तरह जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे थे कि वोटर्स उनने उनका साथ दिया पर जब एन मौका आया और वोट डालने का वक्त था तो उन्होंने उनके मुखालिफिन को वोट दे दिया। तो फिलहाल PTI जो परवेज खटक की
पार्टी है, उनको सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हो चुकी है, एक वजीरिस्तान से और एक पेशावर से। बाकी कई पर भी उनका नाम नहीं है। और उनके जो चेयरमैन थे परवेज खटक और इस तरह साबिक वजीर आला महमूद खान, वो भी अपनी अपनी जो नशिस्तें वो हार चुके हैं। तो वजीर आला के दौड़ में वो भी इलेक्शन से काबिल शामिल थे, लेकिन अब वो न सिर्फ सूबाई बल्कि कौमी असम्बली की जो नशिस्तें थे वो भी अपनी अपनी हार चुके हैं। तो वजीर आला के दौड़ से क्या कि उनकी पार्टी बिल्कुल जो है वो उनको कोई नशिस्तें नहीं मिली, बल्कि सिर्फ 2 ही नशिस्तें मिली। तो उनके जो ख्यालात थे, ख्वाहिशात थे, वो अब शायद नहीं रहे, क्योंकि हुकूमत बनाना उनके लिए नामुमकिन रह गए। क्योंकि अब कोई भी पार्टी जो है वो हुकूमत इधर बना सकती है, लेकिन सबसे पहले उनके लिए चाहिए होगा कि आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ लेकर आए, जिसके चांसेस शायद सिर्फ 1% में बता सकता हूँ, क्योंकि कोई चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है कामरान, आईपीपी या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनकी हार की वजूहात क्या है? क्या इनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी अगर हम महमूद खान की बात करें, या फिर ये भी सिर्फ इसीलिए हार गए कि नए पीटीआई मेंबरान या आजाद उम्मीदवार सामने आ गए थे? देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वोट मिला है वो आजाद उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों को मिला है। जो पीटीआई से नाराज हो गई या पीटीआई पी में शामिल हो गई या किसी दूसरे में, वो बुरी तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हुए। खैबर पख्तूनख्वा में जो वोट मिला है वो पीटीआई के बानी चेयरमैन के नाम पे मिला है। जितना भी वोट अगर हम देख ले, जीत का तनासुब देख ले, तो पीटीआई के जो नामजद आजाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके, भारी अक्सरियत से कामयाब थे, सो ही वोट मिला है। और इससे पहले जो भी पीटीआई में थे और वो फिर नाराज होकर या फिर किसी भी वजूहात की बिना पर किसी और पार्टी में गए या अलग से पार्टी बना ली, लोगों ने गुस्से में उनको भी वोट नहीं दिए। हमारे साथ रहेगा कामरान। हम रुक कर लेते हैं कराची सफदराबाद का। सफदर, मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई है, कराची में भी क्या एहतजाज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची में हमने गुज़श्ता रोज़ भी मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एहतजाज देखा था और आज भी जमात इस्लामी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का ऐलान किया गया है। जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से भी मुख्तलिफ शाहराहें जो अहम शाहराहें कहलाती हैं उनको ब्लॉक करके एहतजाज करने की भी ऐलानात सामने आई। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि पार्टियों की जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के जो नताइज हैं उनको मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि इंतखाबात में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जिसके बाद हमने देखा था कि कल गुज़श्ता शाम को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था। खारदार बाड़े यहाँ पर लगा दी गई थी, किसी को भी इस्तीफा की इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी रैलियां निकाली गई थी और आज भी जमात इस्लामी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ एहतजाज की कॉल दी गई है बल्कि तहरीक लब्बैक की जानिब से मुख्तलिफ अहम शाहराहों को बंद करके एहतजाजी कॉल का भी ऐलान किया गया है। ठीक है सफदर, आप साथ रहिएगा। रुक कर लेते हैं सलीम शेख। सलीम, मुल्क भर की सूरत हाल तो आपने देख ही ली है, केपीके में भी एहतजाज हो रहा है, वहां पे भी सिर्फ आजाद उम्मीदवार ही आ गए। अब तो उन्होंने वजीर आला की दौड़ में भी शामिल हो गए। अब देख रहे हैं कि कौन उनकी तरफ से वजीर आला नामजद होगा। लाहौर में और पंजाब में और विफाक में कहा जा रहा है कि आजाद उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन आपने कहा कि ऐसा इजीली पॉसिबल नहीं है जब तक वो किसी और पार्टी के साथ इल्हाक नहीं करेंगे। एक तरफ सियासी जोड़ तोड़ जारी है, दूसरी तरफ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सिचुएशन क्या बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, सिचुएशन जो है वो इसी तरह रहेगी जब तक हुकूमत साजी नहीं हो जाती। और आज जैसे पूरे मुल्क में पीटीआई एहतजाज कर रही है, लाहौर में भी उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। और अब मैं ये कहूँ कि सारी सियासत जो है वो अब या तो लाहौर में है या फिर इस्लामाबाद में है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस्लामाबाद में है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज जो है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो किसी वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात कर सके। लेकिन इस हवाले से अभी हतमी तौर पर जो है वो दोनों तरफ से जो है वो आगाह नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि 2 रोज कबल जो है वो रात को शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात हो चुकी है और उसमें ये तय पाया था कि हम दोबारा जो है वो बैठकर बात करेंगे अपनी क़यादत से मुलाकात करने के बाद, उनसे मुशावरत करने के बाद। लेकिन अब ये एक बात तो तय है कि 11:30 बजे का वक्त दिया गया है कि एमक्यूएम की क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात करने जाती उम्रा जा रही है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अब एमक्यूएम के जो 17 वोट है वो मुस्लिम लीग नून के पास चले जाएंगे। इसका मतलब है कि अब जो मुस्लिम लीग नून के पास वोट बैंक है वो थोड़ा सा मजीद ज्यादा हो जाएगा और इससे और बाकी जो 3 के करीब आजाद उम्मीदवार है वो भी उनके साथ आ गए और आजाद उम्मीदवारों से भी राब्तों का सिलसिला जारी है। लेकिन हुकूमत साजी जो है वो ऐसे नहीं है कि हम सोचें कि आज ही वो हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अभी तो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ
जो अरकान असेंबली जीते हैं उसके लिए भी जो वक्त चाहिए होता है वो करेंगे और उसके बाद जो है वो 3 दिन अभी का वक्त होता है। तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहा यह जा रहा था कि 45 के बाद 47 और 47 के शायद 12 घंटे बाद आ जाता है रिजल्ट, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ भी सामने नहीं आ रहा। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो एक वो फार्मूला है वो उसके मुताबिक ही जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं और इसको जब नताइज आ जाते हैं तो 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो हमने देखा है कि वो नोटिफिकेशन का मरहला जो है वो आने वाला है और 72 घंटे जब नोटिफिकेशन कि उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन ही करना है, वो आजाद हैसियत में भी बरकरार रह सकते हैं, लेकिन 72 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ज्वाइन करना है। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो फिर जब तक असेंबली रहेगी वो आजाद ही रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी पार्टी को जो है वो अपना वोट दे सकते हैं, चाहे वो हुकूमती पार्टी को वोट दे। जो हम बात कर रहे थे कि आजाद उम्मीदवारों के इल्हाक की, वो लेकिन वो नोटिफिकेशन आने के बाद 72 घंटे काउंट होंगे। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन आने के 72 घंटे के बाद जो है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर वो जब तक असेंबली रहेगी तब तक वो आजाद ही रहेंगे। लेकिन जी सलीम कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि अगर वो 72 घंटे में ज्वाइन नहीं करते तो वो फिर आजाद हैसियत में रहेंगे, लेकिन उनके पास ये अख्तियार फिर भी वो मौजूद होगा कि वो अपोजिशन बेंचों में बैठना चाहते हैं या ट्रेजरी बेंचों में बैठना चाहते हैं। अगर ट्रेजरी बेंचों में बैठना चाहते हैं तो वो उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। और माजी में हमने ये देखा है कि जो आजाद उम्मीदवार होते हैं वो आजाद ही रहते हैं, लेकिन वो अपना जो है वोट किसी ना किसी को दे देते हैं, या वो अपोजिशन में बैठते हैं या फिर वो हुकूमत में बैठते हैं, लेकिन उनकी जो है वो पार्टी फिर काउंट नहीं होती। उससे ये नुकसान ये होता है, जैसे ये इस वक्त पीटीआई की तकरीबन वो क्लेम कर रही है कि हमारे पास 150 है, हालांकि आजाद उम्मीदवारों की जो जीतने वालों की तादाद है वो तकरीबन 100 या 101 के करीब है। उनमें से अगर 10 या 11 दूसरे आजाद जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून या दीगर पार्टियों से था उनको निकाल लिया जाए तो पीटीआई की तादाद जो है वो तकरीबन 90 के करीब बनती है। अगर 90 को देख लिया जाए तो फिर उनको रिजर्व सीटें जो है वो नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों के लिए ये है कि वो रिजर्व सीटें नहीं दे सकेंगे, और यही जो है वो मसला जो है वो उनके लिए मुश्किल का बायस है कि अब उनकी सीटें जो है वो ज्यादा होने के बावजूद जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि रिजर्व सीटें जो है वो दीगर पार्टियों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम को मिलेंगी, और वो फिर जिस पार्टी के साथ मिलेंगे तो उनकी जो तादाद है वो इस तरह कानूनी तौर पर बढ़ जाएगी। जानिब अगर हम पीटीआई आजाद उम्मीदवारों की बात करें सलीम, तो इनका अपना कहना है कि ये लोग 150 से ज्यादा सीट्स जीत चुके हैं। ठीक है, आपने कहा कि 90 है, लेकिन पीटीआई अगर हम बैरिस्टर गौहर की कल रात की अगर बात करें तो उनका कहना यही है कि हम 140 से 150 सीटें अपने नाम कर चुके हैं। मुल्क भर की सूरत हाल भी अगर हम देख रहे हैं तो आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के सपोर्टर, मतलब जो पीटीआई के सपोर्ट से आए हैं, वही जीत कर आगे आ रहे हैं। सब वोट भी उन्हीं के हैं, सपोर्ट भी सबने उन्हीं को किया है। इसके बावजूद पीटीआई ही जगह जगह एहतजाज की कॉल दे रही है। इसके पीछे क्या रीजन है? जी, पीटीआई जो जगह जगह एहतजाज की कॉल दे रही है वो ये समझती है कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो तब्दील किए गए हैं, तो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको हराया गया, और इस सिलसिले में उन्होंने जो है मुख्तलिफ अदालतों से रुजू भी कर लिया है, और मुख्तलिफ जो उनके उम्मीदवार हारे हैं अदालतों से रुजू किया है कि उनको हराया गया है। तो वो पीटीआई इस बिना पर क्लेम कर रही है कि उनके जो जीतने वाले उम्मीदवारों की तादाद जो है वो ज्यादा है। लेकिन अगर हम फॉर्म 47 के मुताबिक नोटिफिकेशन की बात करें कि नोटिफिकेशन कितने लोगों का हुआ है आरओ की तरफ से, तो उसके मुताबिक जो है वो टोटल 101 के करीब जो उम्मीदवार हैं आजाद वो जीते हैं, तो उनमें से 90 के करीब जो है वो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर वो ये क्लेम करती है तो फिर उनको जो है वो ये साबित करना पड़ेगा 140 उम्मीदवारों का कि ये हमारे उम्मीदवार जो है हमारे पास है और हम हुकूमत बना सकते हैं। जी ठीक है, हम हुकूमत बना सकते हैं, और ये तो अभी भी क्लेम कर ही रही है पीटीआई। सलीम शेख हमसे बात कर रहे थे, रुक कर लेते हैं कामरान अली का केपीके में। कामरान, अब आप इससे पहले बता रहे थे कि वजीर आला के नामों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें आईपीपी और परवेज खट्टक, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है, जबकि परवेज खट्टक कह रहे थे कि मैं जीत कर आऊंगा और वजीर आला मुंतखब होकर मजीद खिदमत भी करूंगा। अब आजाद उम्मीदवारों पर या पीटीआई की जानिब से वजीर आला के लिए किन किन नामों पर गौर किया जा रहा है?
बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र कर लिया, सबसे पहले इलेक्शन से कबल की अगर हम बात कर ले तो पेशावर से तैमूर सलीम जगड़ा का नाम ज़ेर गौर था और तकरीबन वो चीज़ जो है वो फाइनल हो गई थी, लेकिन अब वो अपने हल्के से जो है वो हार चुके हैं। वो सूबाई असम्बली के मेंबर फिलहाल नहीं बन सकते क्योंकि अब वो जो नताइज है वो उनके खिलाफ आए और उन्होंने अगरचे ये नताइज पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं, लेकिन अब उनका नाम ज़ेर गौर नहीं है क्योंकि वो हार चुके। अब PTI ने आज इसी हवाले से जो वो इजलास तलब कर लिया। मुमकिन तौर पर यह इजलास जो नौमुंतखब MNA है आमिर अयूब या इसी तरह अरबाब जानदार जो PTI रहनुमा है उनके घर पर हो सकता है, जिसमें असद कैसर, तैमूर सलीम जगड़ा, कामरान बंगश और दीगर जो PTI खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान है वो शिरकत करेंगे। अब तक जो नाम सामने आए या ज़ेर गर्दिश है उसमें अली अमीन गंडापुर साबिक वफाकी वजीर जो है उनका नाम ज़ेर गौर जो है वो लाया जाएगा। फिर एबटाबाद से मुश्ताक गनी का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा और फिर असद कैसर के भाई आकिब का नाम जो है वो ज़ेर गौर लाया जाएगा। और एक बात क्लियर कर दूं कि ये नाम यहाँ जब ज़ेर गौर लाए जाएंगे तो हातमी जो फैसला है वो PTI में बानी चेयरमैन नहीं करने और उसके बाद जो वो नाम उनको पेश किए जाएंगे और उनकी मंजूरी के बाद जो है किसी को वज़ीर आला नामजद किया जाएगा। साथ एक चीज क्लियर कर दूं कि साथ में शानदाना गुलजार का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन वो पेशावर से MNA मुंतखब हो चुके और वो कौमी असम्बली की मेंबर बनेगी और सूबाई असम्बली की नहीं। लेकिन साथ में ये बात की जा रही है कि PTI किसी के साथ इल्हाक करती है तो फिर खवातीन रिजर्व सीट पर जो है वो शानदाना गुलजार का नाम दिया जा सकता है और उनका नाम भी ज़ेर गौर लाया जा सकता है। लेकिन ये कबल अज़ वक्त है और फिलहाल इन तीन नाम को इल्हाक करती है किसी के साथ तो फिर शानदाना गुलजार का नाम ऑप्शन जो इस्लामी से मैंने पहले भी बता दिया कि गैर रस्मी तौर पर उनसे राब्ता किया गया और उनने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की है, लेकिन उन्होंने साथ में ये शर्त रखी है कि अगर बाज़ाब्ता तौर पर कोई राब्ता किया जाता है, जिसका इससे मुराद ये कि सिराजुल हक से यानी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से कोई बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता किया जाता है तो उसके बाद भी वो इन तमाम ऑप्शन को ज़ेर गौर लाया जाएगा। माजी में भी अगर हम देख ले तो जमात इस्लामी और PTI के जो है मुत्तहिदा या इत्तेहादी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में रह चुकी है, तो मुमकिन तौर पर जमात इस्लामी की तरफ जो वो मामला जा सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर एक और बता दूं कि PTI ने पेशावर में जितने हल्कों पर हारी है और उसके खिलाफ एहतिजाज की कॉल दी है, तो जमात इस्लामी ने बेशतर हल्कों पर PTI की हिमायत का ऐलान किया और पेशावर हाईकोर्ट में जो हल्कों के नताइज को चैलेंज किया गया है तो वहां पर भी जमात इस्लामी के जो वकला है उन्होंने PTI वकला की हिमायत का ऐलान किया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी भरपूर जो वो हिमायत की जाएगी और उनके साथ ताउन किया जाएगा ताकि जो हल्के हारे गए हैं तो पेशावर हाई कोर्ट से उनके नताइज तब्दील करवा के इनके हक में करा दिए जाए। तो मुमकिन तौर पर अब तक जो कामरान से मजीद भी अपडेट्स लेंगे इस हवाले से, अब मजीद भी बात करेंगे और इनकी कारकर्दगी कैसी रही पिछली हुकूमतों में इस पर भी बात की जाएगी। रुक कर लेते हैं कराची में सफदर अब्बास से। सफदर, आपके पास कुछ अपडेट्स है, जल्दी शेयर कीजिएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत बनी हुई थी। हमने देखा था कि गुज़िश्ता 2 टेन्योर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही यहाँ पर बरसर इक़्तिदार थी, वज़ीर आला भी उनकी मुराद अली शाह थी। अगर बात करी जाए परफॉर्मेंस की तो इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि मेयर कराची भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बाकी जो हम देख रहे हैं कि जो कराची की ओवरऑल सूरत हाल है वो कुछ खास उसके अंदर बेहतरी नहीं हो सकी। अलबत्ता कुछ मनसूबों का बाकायदा आगाज़ तो हुआ, नए मनसूबे शुरू भी हुए, जैसे हम बात कर लिया गया ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की, रेड लाइन अभी मनसूबा भी ज़ेर तकमील है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। शहरियों का कहना है कि सड़कें टूटी फूटी अभी तक यहाँ पर मौजूद है। कुछ दो अदवार में अगर काम और बेहतर तरीके से होता तो शहरियों को सहूलत हासिल होती। इसी तरह से कचरे के हवाले से, सेवरेज के मसाइल के हवाले से, खास तौर पर हालिया बारिशों के हवाले से शहरी काफ़ी गमगीनी का शिकार दिखाई दिए। उनका कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी भरा रहा और जो दावी अब्बास साहब ने कि कराची को बेहद मसाइल हैं जिसकी वजह से अब उन्होंने फिर से वोट दे दिए हैं। देखेंगे रिजल्ट क्या आता है और फिर जब नई हुकूमत आएगी तो उसके बाद दुआ भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान और स्पेशली सिंध और कराची के मसाइल हल हो जाएं। हमारे साथ वसीम खान हैदराबाद से, सफदर अब्बास, अब्दुल जावेद, तमाम तर नुमाइंदगान मौजूद है, अभी भी सब मौजूद है। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।